हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कंडक्टिविटी आपको याद करनी 1/रो होती है। 1/रो को आप कैसे लिख सकते हो? 1/r इंटू एल अपॉन, सॉरी सॉरी गाइस, कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ 1/रो इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। ये हो जाता है 1/r, क्या हो जाता है आपकी सेल का कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए क्या हो जाता है आपका सेल कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, कभी कभी इनके ऊपर आ जाता है। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? हम साइमंस कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यहाँ पे बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब ही आपकी कंडक्टिविटी होती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है आपका कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आपका अफेक्ट करता है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन आपका अफेक्ट करता है। टेम्परेचर यहाँ पे आप बात करेंगे, आप टेम्परेचर भी आपको इफेक्ट करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, टेम्परेचर भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आयंस की यहाँ पे बात करूंगा। मेटेलिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं यहाँ पर, क्या हो जाते हैं ये मेटेलिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयंस यहाँ पे मूव देखने को होते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, आयंस के अंदर मेटेलिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयंस यहाँ पे मूव होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूँ, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द वाटर के अंदर देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या हो जाता है? साइज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, साइज ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड आपका करता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे, तो आपका मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में आयंस का मूव होते हैं, मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, और कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयंस मूव होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन आप करोगे तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको देखने को मिलेगी कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी अगर मैं बात करूंगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका कर्व वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, वीक के लिए कर्व डायग्राम बनता है, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनता है। सम टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इस तरीके से आपको इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सीयू की अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इसको E1 E0 E2 E3 इस तरीके से करना है। E3 क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करके इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आ रहा है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात कर रहा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की अगर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बात करें, एसओपी ऑफ द एनोड, एसआरपी ऑफ द कैथोड। एसओपी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एट एनोड, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, तो एनोड के अंदर क्या देखने को मिलता है? नेगेटिव, जो कि ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है आपको, ऑक्सीडेशन जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और एसआरपी ऑफ द कैथोड की अगर मैं बात करूँगा, नेगेटिव, जो कि रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल एनोड के अंदर नेगेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पोटेंशियल आपका कैथोड के अंदर पॉजिटिव। आपका रिडक्शन देखने को मिलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइ, और यहाँ पे क्या जाता है? ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट देखने को मिलता है। तो Zn का आकर Zn2+ आपका चले जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Cu+2 से Cu में चल जाएगा, तो रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जेरम, कॉपर और मर्क्यूरी की अगर मैं बात करूंगा, एसआरपी इंक्रीज होगा। एसआरपी इंक्रीज है तो रिडक्शन होगा, एसआरपी डिक्रीज है तो ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वैल्यू आप पे एसआरपी की सबसे ज्यादा दे रखी हो, तो वहाँ पे आपको उसको एसआरपी मान लेना, एसआरपी। और अगर आपको डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन को मान लेना। जहाँ पे आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन दे रखा होगा, जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसकी एसआरपी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है ये चीज आपको याद रखनी है प्लीज। इसको कैसे भी करके आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन में डरा देते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक और गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल की अगर मैं बात करूंगा, इन डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उस रिएक्शन को हम कैसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज किसके लिए हमारा? रिमूव करता है वोल्टेज ड्रॉप को, और टू द जीरो, जीरो कर देता है। किसके लिए कम आता है आपका सॉल्ट ब्रिज? किस काम में आता है? कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को, और स्मूथ फ्लो ऑफ करंट के लिए हमें सॉल्ट ब्रिज डालना जरूरी होता है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज अगर मैं बात करूंगा, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट की यहाँ पे बात करूंगा,
मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को और स्मूथ फ्लो ऑफ द करंट के अंदर आपका आ जाता है। अगर अगर जो कि यूज इन अ सॉल्ट ब्रिज एज एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, किस तरीके से यूज करते हैं हम सॉल्ट ब्रिज में एज एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में अगर अगर को यूज करते हैं। ई नॉट सेल की अगर मैं बात करूंगा, ई नॉट सेल आपका एसओपी माइनस एसआरपी। एसओपी क्या है आपका बता दीजिए। एसओपी आपका आप भी देखा हमने क्या है, रीडर एसओपी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है, जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ये, ठीक है। यहाँ पे एसओपी आपका ऑक्सीडेशन है, एसआरपी आपका रिडक्शन है, जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एसआरपी अब माइनस ऑफ एसओपी होता है, अगर आपको एसओपी दे रखा तो वाइस वर्सा भी आपका ये हो सकता है। नेक्स्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही जगह पे पूछा जाता है आपका कि फ्री एनर्जी ऑफ माइनस एफ ई नॉट, इस तरीके से ई नॉट देखने को मिलता है, फेराडे कांस्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एन एफ नॉट और माइनस 2.303 आर टी लॉग के, इस तरीके का भी फॉर्मूला इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद माइनस 2.303 आर टी बाई एफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसकी जगह पे आपको क्या डालना है, 0.059 आपको डालना है, ये वैल्यू डालनी है, या फिर 0.06 भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। डेल्टा जी आपका मैंने बता दिया था, ये स्पॉन्टेनियस, एट इक्विलिब्रियम, नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको कौन से थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मैंने इसको बारे में बता दिया था। रिएक्शन कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूंगा, क्यू जो कि आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपका पावर में चले जाता है। ई सेल की अगर मैं बात करूंगा, ई सेल आपका माइनस 0.6, मतलब ये आपका 0.06 पता ना आपको कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, ऊपर जो हमने अभी देखा ना ये वाली वैल्यू होगी यहाँ पे कैथोड अपॉन एनोड, ठीक है। ई सेल अगर ई नॉट के फॉर्म में अगर ये रखा होगा तो 0.06 लॉग अपॉन एन और प्रोडक्ट ऑफ द एनोड अपॉन रिएक्टेंट ऑफ द कैथोड, क्योंकि ई नॉट सेल आ गया, पहले क्या था कैथोड अपॉन एनोड था, अभी चेंज हो गया एनोड अपॉन कैथोड हो गया। अगर कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर दे रखा होगा तो आपको क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आपका ई सेल के इक्वल आ जाएगा। ई नॉट आपका कंसंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ई नॉट सेल, ई आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सेल की अगर मैं बात करूंगा, लेंसिटल सेल, मर्क्यूरी सेल आपको प्राइमरी सेल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। उसका सेकेंडरी सेल की अगर मैं बात करूँ, कॉम्बिनेशन से बनते हैं, कोई भी चीज का दो कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से आपके सेकेंडरी सेल बनते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी की अगर मैं बात करूंगा, इस चार्ज इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करती है आपकी लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और फ्यूल सेल की अगर मैं बात करूंगा, H2O2 देखने को मिलेगा जो कि कन्वर्ट द कंबशन ऑफ द फ्यूल सेल, यहाँ पे क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंबशन ऑफ द फ्यूल सेल इनटू द इलेक्ट्रिक सेल, क्या कर देता है ये H2O2 जो है आपका इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, प्लेटिनम की तरह। उसके बाद कन्वर्ट द कंबशन ऑफ द फ्यूल सेल इनटू द इलेक्ट्रिक सेल के अंदर काम में आ जाता है। ओके, ये समझ में आ गया। ये थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट है जो कभी कभी पूछ लेते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, अगर आपकी लेड स्टोरेज बैटरी अगर डिस्चार्ज होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अगर आपकी लेड स्टोरेज बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ द आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक पास, कितनी आपकी क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक आपकी पास हो रही है इलेक्ट्रोलाइस में से, इलेक्ट्रोलाइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, तो अगर इसके नंबर ऑफ आयंस आपको जो कि देखने हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कितनी तरह की इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ NaCl के दे रखा है, अगर आपका किस में पता होना चाहिए क्या क्या डिस्चार्ज होगा। यहाँ पे देखते हैं इसके SRP ज्यादा होती है H+ से, तो इसका डिस्चार्ज कैथोड पर H+ होगा। अगर इसकी बात करूंगा यहाँ पे H+ से इसकी कम होती है SRP, तो ये यहाँ पे डिस्चार्ज ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं CuSO4 का भी दे रखा है, जैसे कि H+ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे H+ और Cu+ में क्या, Cu2+ में Cu+2 की SRP कम होती है, तो ये Cu+2 डिस्चार्ज होगा, रिडक्शन एट कैथोड यहाँ पे होगा। OH-SO4 की अगर मैं बात करूँ, OH की कम हो जाती है H+ से, तो यहाँ पे डिस्चार्ज ये आफ्टर ऑक्सीडेशन एट एनोड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। CuSO4 के इस तरीके से आपको याद करने थे, सबके लिए ऐसे ही होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूंगा, वेट अपॉन ई अगर आ जाता है, ई क्या हो जाता है आपका एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ एटम, क्या आ जाता है ई क्या आ जाता है आपका एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ एटम की यहाँ पे बात आ जाती है। ई क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूंगा, वेट अपॉन ई आ जाता है, ई क्या हो जाता है आपका एटॉमिक वेट अपॉन नंबर ऑफ एटम। ये बहुत ज्यादा याद रखने। नंबर ऑफ एटम मतलब NaCl दे रखा तो कितने एटम इसके अंदर, NaCl के अंदर 2 एटम है, और एटॉमिक वेट दोनों का भी मिलाकर। फेराडे लॉ आपका आ जाता है, वेट इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर देखने को मिलता है ग्राम इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका। उसी तरीके से फेराडे लॉ में ये वाला कभी कभी पूछ लेता है एग्जांपल, ये याद रखना है आपका फेराडे लॉ का W
EIT अपॉन 96503 ये फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर, आपका ग्राम इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ मोलर कंडक्टेंस की यहाँ पे बात कर लेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यहाँ पे बात करेंगे। मोलर कंडक्टेंस में आपको K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। इक्विवेलेंट कंडक्शन में K इंटू 1000 आपको N देखने को मिलता है। K आपका कंडक्टेंस होता है, N आपकी नॉर्मेलिटी हो जाती है और ये मोलैरिटी हो जाती है। इनकी वैल्यू दी हुई रहती है आपको नीट के पर्सपेक्टिव से, आपको इन दोनों की वैल्यू दी रही होगी। ठीक है, इसी के साथ आपका यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे ही शॉर्ट नोट आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।